how many funds should a retail investor have in their portfolio? इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। मेरा फाइनल ड्रीम लाइफ में अगर मैं कभी वो कर पाया वो है एक सिंगल फंड। पता चला आप ये नया फंड परफॉर्मिंग है तो इसमें स्विच कर दिया, फिर 6 महीने ये नहीं चला, ऐसा कर दिया तो लॉन्ग लिस्ट बना लिया, बट लॉन्ग लिस्ट ऑफ यूजर्स। उस एक फंड के अलावा दूसरा फंड आपके पोर्टफोलियो में होना ही नहीं चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू बीट 98% इन्वेस्टर्स ऑन द प्लैनेट। बट ये छोटी सी बात 99% लोगों को नहीं समझ में आई। उनका सारा पैसा एक ही फंड एंड ही इज अ मल्टी मिलियनर। आप 95% लोगों को पूछो आपने 25 साल काम किया, आपका नेटवर्थ क्या है, पता नहीं है, क्योंकि इतना फैला के। एंड लास्ट 1 साल में चाइना हैज़ बीन अ ब्लॉकबस्टर। मेरी काफ़ी बड़ी रकम की SIP भी जा रही है। इट्स स्टिल वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट्स। 8-10% of your portfolio lies in China. Correct. What are the opportunities that excite you now for 2026 in China? Hello and welcome to another episode of the Net Worth Show. मेरा नाम है शगुन और आज हमारे साथ जुड़े हैं वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस इन द इन्वेस्टिंग स्पेस ऑफ द कंट्री, मिस्टर गजेंद्र कोठारी, हु इज़ द CEO ऑफ एटिका वेल्थ। आज हम बात करेंगे अबाउट द मार्केट्स, इन्वेस्टर बिहेवियर एंड हाउ यू शुड बी प्लानिंग योर फाइनेंसेस इन 2026. सो लेट्स बिगिन दिस कॉन्वर्सेशन. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो अगैन. एंड लास्ट ईयर जब हमने बात करी थी तो आपने मेंशन करा था कि आपका गोल है 100 करोड़ के पोर्टफोलियो का. तो उसी से स्टार्ट करते हैं. तब से अब तक पोर्टफोलियो के साइज में क्या डिफरेंस आया है एंड व्हाट्स द स्टेटस ऑफ योर नेटवर्थ टुडे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. आई थिंक इट्स गुड टू बी इन पर्सन. लास्ट टाइम हमने वर्चुअली किया था जी. और सोचा नहीं था कि दिस विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूड एपिसोड्स इन माय लाइफ आल्सो. बट नथिंग मच हैज चेंज इन द पोर्टफोलियो वैल्यूज बिकॉज मार्केट 1 साल में फ्लैट रहा है. बट अच्छी बात यह है कि जो मैं कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहा था दैट हैज़ बिन गोइंग. जब आपके साथ पॉडकास्ट किया था तब 30 लाख और का SIP फिगर था, 30.3 लाख. लाइक आई सेड हर साल हम बढ़ाते हैं. तो इस साल 41.2 था और अभी रिसेंटली हमने 42 किया था उसको. तो 42 लैक्स अभी जा रही है. पोर्टफोलियो वैल्यू इंसिडेंटली हैज़ जस्ट क्रॉस 60 CR विच इज़ अ गुड माइलस्टोन. लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 50 भी शायद नहीं हुआ था. इट वाज अबाउट टू टच 50. सो 60 है. आई थिंक वन गुड थिंग दैट वर्कड 1 साल में चाइना जो इन्वेस्टमेंट हमने डाला था दैट प्लेड आउट वेरी वेल. वी मिस्ड ऑन गोल्ड, दो गोल्ड सिल्वर हमारे पास नहीं था, बट चाइना हैज़ हेल्प्ड. चाइना इज ऑलमोस्ट 8-9% ऑफ आवर पोर्टफोलियो टुडे. तो दैट हैज़ वर्क. इंडियन मार्केट्स मोस्टली फ्लैट ही रहे हैं तो वहाँ कुछ नहीं बना. बट मुझे हमेशा खुशी होती है कि अगर पैसा नहीं बनता है 1-2-3 साल तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज मेरी जो SIPs है वो और यूनिट्स बाई कर रही है. मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और वो जिस दिन एक दिन अचानक छलांग लगाएगी तो सारा पैसा आपका बढ़ जाएगा. तो मुझे कोई जल्दी नहीं है. मुझे ऐसा नहीं कि हर साल मेरा पोर्टफोलियो में 12 या 15% रिटर्न आना चाहिए. एवरेज 10-15 साल में 15-18% आना चाहिए, वो आ जाता है. बट हर साल नहीं आएंगे. एंड ऑफ कोर्स नाउ जैसे ही अप्रैल आएगा, of course we are moving in 26 January. Generally we plan in April back. तो again at least 10-15-20% से SIP बढ़ानी है बिकॉज ये डिसिप्लिन प्रिंसिपल मैं तोड़ना नहीं चाहता. बिल्कुल कम वॉट में. बिकॉज ये जो डिसिप्लिन पिछले 15 साल से मैंने किया है उसी के कारण आज ये जो 60 करोड़ की हम बात कर रहे हैं ये हो पाया है. Exactly. जैसे मैंने आपके पॉडकास्ट में बताया था कि जो फर्स्ट SIP हमने चालू की थी 10,000 की, दैट इटसेल्फ हैज बिकम 90 lakhs टुडे. ओके. तो ये जो 15 साल में 90 lakhs बना है, अगले 15 साल में ये 90 नहीं बनेगा, ये मतलब 4-5 करोड़ बन जाएगा. दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स. तो सो मेरा हमेशा ये कि जैसे आज मैंने जो 10,000 किया और उसकी वैल्यू 15 साल बाद 90 लाख है. तो इमेजिन करो आप 30 लाख आज डाल रहे हो तो उसकी वैल्यू 15 साल बाद क्या होगी. और जब आप ये सोचते हो ना तो आपकी मतलब आंखें बड़ी हो जाती है. आई थिंक मैं कैलकुलेट भी नहीं कर पा रही हूँ जीरोस कितने होंगे. एग्जैक्टली. इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, आई एम श्योर. सो ये कंपाउंडिंग का गेम ही यही है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो. हमारा ह्यूमन माइंड कैलकुलेट ही नहीं कर पाता है. राइट, एब्सोल्युटली. आप अगर हर महीना और हर दिन देख रहे हो पोर्टफोलियो कि मेरा ग्रो होना चाहिए तो फिर वो नहीं होता ऐसे. तो आपको समझना है कि अगर लॉन्ग टर्म में 12% भी रिटर्न आ जाए विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न. सी प्रॉब्लम क्या है ना, पिछले 5 साल में सब लोगों ने 18-20% रिटर्न बनाए हैं. आई थिंक हम लोग बिगड़ चुके हैं थोड़ा सा. और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आने वाले टाइम पे हम बहुत लोग
इसको कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे बिकॉज आप आदत हो चुकी है। तो अगर आप 20% यूज टू और अगर आप 12 भी कमा रहे हो तो आपको बहुत फीका लगता है ना। लगता है कि यार अभी तो इतने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखे थे, अब सिर्फ इतना ही मिला। वो थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाता है। कंपैरिजन हो जाता है। True. तो आपके एक्सपेक्टेशंस राइट सेट होना ज़रूरी है। अगर मैंने पिछले 20 साल में पिछले 5 साल में 20% रिटर्न बनाए हैं तो आइडियली नेक्स्ट 5 साल में या 3-4 साल एटलीस्ट मुझे ये सोचना चाहिए कि 7-8% भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है और ये ख़राब नहीं है जी। दूसरी चीज़ में आपको ये सोचना है कि व्हाट इज़ माय अदर ऑल्टरनेटिव। एफडी है जनरली बहुत सारे इंडियंस के लिए, वहाँ अगर 7 आ रहा है और मैंने यहाँ 8, 9, 10 भी कमा लिए तो क्या ख़राब है, राइट? और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो चीज़ ऑलरेडी बढ़ चुकी है, जैसे बहुत लोगों ने इस साल गोल्ड और सिल्वर में पैसा डाला, तो वहाँ पे भी रिटर्न्स या तो 2 तरह के करेक्शंस होते हैं। ये टाइम करेक्शन कि आप के रेट्स हैं 20, 30, 40% डाउन हो जाएंगे, या फिर प्राइस करेक्शन। जनरली गोल्ड और रियल एस्टेट में प्राइस करेक्शन ज़्यादा होता है। आपको याद होगा नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में 2012 में जी एकदम टॉप ऑफ द लाइन प्राइसेस थे। 10 साल फिर प्राइस नहीं बढ़े। अगर उतने क्रैश भी नहीं हुए तो बढ़े ही नहीं, तो वो भी एक तरह का करेक्शन ही है। आई थिंक वो स्टैग्नेंट थे, नाउ दे आर अगेन ऑन द राइज। एग्जैक्टली। एंड माय असम्पशन इज कि वो फिर से स्टैग्नेट हो जाएंगे। बिल्कुल, तो उसको हम टाइम करेक्शन बोलते हैं, कुछ बढ़ा नहीं। तो अभी जैसे बहुत बड़ा है सब जगह, तो सेम फिर 10 साल नहीं बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि एट व्हाट प्राइस यू बाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर स्टार्टिंग वैल्यूएशन, एंट्री पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनी एसेट क्लास। ट्रू। फाइनेंस 101 जिसको हम कहते हैं, बेसिक रूल ऑफ फाइनेंस, जो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, विच इज़ बाय लो एंड सेल हाई। सिंपल है ना। आप कोई भी धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो आप कैसे प्रॉफिट बनाते हो? बाय लो सेल हाई। जी। तो स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट से क्रिप्टो या गोल्ड, सब में भी यही लॉजिक अप्लाई करता है, बाय लो सेल हाई। अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ बहुत बढ़ चुकी है हम वही बाय करते हैं। I think that happens because of a lot of psychological reasons. You sell at a high, you buy at a high price because आपको FOMO हो रहा होता है कि प्राइस ना बढ़ चुका है. What if I miss out on the rally now? Yes. तो वो FOMO के कारण that happens a lot. क्योंकि लोगों को लगता है कि लास्ट 1 साल में इतना रिटर्न बना है, उनको लगता है ये रिटर्न हर बार बनेगा, ये कंटिन्यू होएगा, राइट? ऐसा नहीं होता है, इट्स साइकिल्स। तो जो चीज़ ऑलरेडी बन चुका है वो वापस नहीं बनाएगी। ट्रू। और तो वो फोमो से आपको बचना है। और मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ, एनीथिंग विच इज़ चीप बाय लो, आई वुड वेट। अगर कोई चीज़ सस्ती नहीं है देन आई वुड वेट। वॉरेन बफेट आज की डेट में $350 बिलियन कैश में बैठे हैं। A lot of people are waiting to understand कि वो क्या करेंगे इस कैश का। बिल्कुल, सो बिकॉज इज नॉट कंफर्टेबल, राइट? और कैश में बैठा रहना बहुत लोग वीक मानते हैं कि अरे कुछ भी नहीं है, बट महंगे से खरीदना बेटर है कि आप कैश में रहो। ट्रू। एटलीस्ट 6-7% तो हम कमा रहे हैं यहाँ पे। मेरा भी पोर्टफोलियो 15-18% कैश में है। मेरी जो SIP जा रही है उसमें मैं दिमाग नहीं लगाता। 80% जो मेरी वेल्थ बनी है वो मतलब SIP जाती है, हाई लेवल पे भी खरीदे, क्योंकि वो डिसिप्लिन मैं तोड़ना नहीं चाहता। बहुत लोग आजकल क्या करते हैं मालूम है? SIP को भी टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट है तो मैं SIP बंद कर देता हूँ, मार्केट चालू है तो SIP। आई थिंक ये फंडा कभी वर्क नहीं होता है। जो वेल्थ मैंने बनाई है SIP आज तक, वो SIP के डिसिप्लिन के कारण बनाई है, ना कि मैंने दिमाग लगाया है, राइट? तो इसको मैं ये डिसिप्लिन को तोड़ने नहीं देता। आज इनफैक्ट आज हम बात करें, आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लेट माई SIP को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15% मैंने अपने पास ड्राई पाउडर रखा है जी, कि जिस दिन मार्केट क्रैश हो 15%, 20% कोई अपॉर्चुनिटी मिले। एंड मेरे लिए सारे एसेट क्लासेस ओपन है एज लॉन्ग एज दे आर अवेलेबल इन द म्यूचुअल फंड फॉर्मेट टू मी। मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं डालता, मैं डायरेक्ट गोल्ड सिल्वर में नहीं डालता, मैं क्रिप्टो नहीं लेता। तो मेरे लिए तो जो एसेट क्लास म्यूचुअल फंड के थ्रू है, बिकॉज म्यूचुअल फंड के इसलिए क्योंकि एक तो वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लिक्विडिटी है, रेगुलेशन है, मुझे मालूम है कि यहाँ सेफ है। चाहे गोल्ड ETF हो या सिल्वर ETF, कभी मुझे ऐसा लगे कि गोल्ड ETF, सिल्वर ETF बहुत सस्ते हैं तो आई कैन गो। या इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत सारे, चाइना, US से लेके बहुत सारे मार्केट्स हैं, या फिर इंडियन मार्केट्स में भी सेक्टर्स हो गए अलग अलग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो गए। सो देयर आर मेनी वेज टू प्ले आउट, और इन सब का डेटा मिलता है। मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा देखता हूँ, उसमें देखता हूँ क्या चीज़ ऊपर गई है, क्या चीज़ नीचे गई है। तो जो चीज़ बहुत
लंबे समय तक नीचे है, मेरी नज़र वहाँ जाती है। एकदम सिंपल, बाय लो सेल हाई। जो चीज़ बहुत लंबे समय से ऊपर है वहाँ बिल्कुल भी हाथ नहीं डालता हूँ। ओके, बट यहाँ पे देन आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो हम बाय लो की बात कर रहे हैं, हाउ डू यू फिल्टर आउट एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द वेस्ट जो जिसमें इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो फंडामेंटली ही बुरा स्टॉक है। यस, हाउ डू यू फिल्टर आउट? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपने जो बात कही ना वो स्टॉक पे लागू होती है। ओके, स्टॉक फंडामेंटली रॉन्ग स्टॉक, आप उसको एवरेज डाउन करते जाओगे तो वो फाइनली जीरो हो जाएगा, हाँ, राइट? आपके पैसे नहीं बनने। एग्जैक्टली। बट जनरली ये सेक्टर्स में लागू नहीं होता है, ओके, जनरली ये कंट्रीज में लागू नहीं होता है। अच्छी कंट्रीज है तो अगर मैंने फंडामेंटली खराब कंट्री में पैसा डाल दिया जो डाउन होती जा रही है तो वहाँ भी जीरो हो जाएगा, राइट? सेक्टर्स जीरो नहीं होते। जैसे आज की डेट में लोग आईटी सेक्टर्स को एकदम डिस्काउंट कर रहे हैं कि एआई आ जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, नौकरियां नहीं लगेंगी। ये ऐसा नहीं होता। आज से 5 साल पहले 7 साल पहले इंडियन आईटी को ऐसे ही नकारा गया था, क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाएगी, आप कौन इंजीनियर्स की जरूरत होगी। उसके पहले Y2K था। तो सेक्टर्स का अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है। तो जब कोई सेक्टर बहुत खराब दौर से गुजर रहा है जी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जितना ज़्यादा लंबा टाइम वो खराब से दौर गुजरा उतना मेरे लिए वो स्ट्रॉन्ग बाय कंपोनेंट हो जाता है। ओके, नाउ आप इमेजिन कीजिए 3 साल से एक सेक्टर खराब चल रहा है और मैंने उसमें एंट्री बनानी शुरू कर दी। पता चला चौथा साल भी खराब है तो आई विल कीप बाइंग। बट मैंने जो भी बाइंग किया वो और नीचे जाता जाएगा। 5th ईयर आई विल इंक्रीज माई बाइंग, क्योंकि मेरा और खराब रिटर्न हुआ, मैंने डाला है, आई विल इंक्रीज माई बाइंग। 5th ईयर भी मान लीजिए और खराब गया, आई विल फर्दर इंक्रीज माई बाइंग। ओके, मतलब जितना नीचे जाएगा उतना मेरा कन्विक्शन और बढ़ते जाएगा, उतना मैं और हेवी परचेज करूंगा। एंड गेस व्हाट, एक दिन वो साइकिल घूमेगी। जिस पॉइंट से वो साइकिल घूमेगी उस वक्त मेरा मैक्सिमम पैसा लगा हुआ था एट द लोवेस्ट लेवल। सो यू हैव द मोस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर दैट। एंड जो बाउंस बैक आएगा और जो उस पर रिटर्न्स आएगा, इट इज गोइंग टू बी, वो जो बोलते हैं ना बॉम्ब फटने वाला टाइप। दिस इज हाउ यू मेक टन्स ऑफ मनी। एंड माई जनरल क्राइटेरिया इज 20% अगर कोई सेक्टर गिरा है उसके बाद से आपकी नजर जानी चाहिए, उसके पहले नहीं। ओके, 20% एटलीस्ट ऑल टाइम हाई से नीचे होना चाहिए एनी सेक्टर। 20 पे गया तो मैंने मान लीजिए एक्स अमाउंट डाला, 25% टूटा और 5% टूटा तो उसका डबल कर दो, और 5% ट्रिपल कर दो। मतलब नीचे पे बेट्स बढ़ाते जाओ। यू हैव नॉट जस्ट एवरेज डाउन, यू एवरेज डाउन मैसिवली, aggressively, which is where many people lose the point. बहुत लोग एवरेज डाउन करते रहते हैं बट बहुत लोग एवरेज डाउन कम होते रहता है बिकॉज कन्विक्शन कम हो जाता है। आप शुरू में तो डाल देते हो। सी आजकल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज हम 5 साल से बहुत बिगड़ चुके हैं, राइट? तो अब 5% भी करेक्शन होता ना, हमें लगता है बहुत हो गया। मीडिया बस ऐसे न्यूज आती है, मार्केट हैज क्रैश्ड, बेयर मार्केट फेज हो गया है, बहुत ब्लड बात। यू नो, मैं कहीं पढ़ रहा था अभी सिल्वर 20% टूट चुका है। कोई किसी को पता भी नहीं है। बिटकॉइन, आप देखो बिटकॉइन कितना टूट चुका है, एक भी इंडियन न्यूज़पेपर में, मीडिया में आपको कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लोगों को पता ही नहीं, अच्छा बिटकॉइन इतना टूट चुका है। बट स्टॉक मार्केट 5% टूटता है ना तो इकोनॉमिक टाइम्स, व्हाट्सएप, सब जगह पे मीम्स आने लग जाते हैं। रिसेशन आ गया है, स्लो डाउन इकोनॉमी, देयर इज अ लॉट ऑफ फियर अराउंड। आप अपने इंस्टाग्राम में मीम्स, रील्स से आपको पता चलता है कि कुछ हो रहा है। और जो लोगों को स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना भी नहीं है ना, उनको भी पता है कि कुछ खराब हो रहा है, बिकॉज इतने मीम्स आने लग जाते हैं। सो वो फैक्टर है। तो लोग क्या करते हैं, शुरू में ज़्यादा डालेंगे, 5% पे ज़्यादा डालेंगे। अब सपोज 10% क्रैश हो गया है, आपने 10 लाख डाले थे शुरू में हिम्मत करके, अब जब 10% में आपकी हिम्मत ही नहीं रहेगी और अगर थोड़ा बहुत पैसा बचा ना तो आप 2 लाख डालोगे, जबकि उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा डालना चाहिए, राइट? और 15% टूट गया है ना, तो अगर एक तो पैसे खत्म हो जाएंगे है ना, तो भी नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अब तो ये 20-25 टूट सकते हैं और नहीं डालना है। दिस इज द बिगेस्ट कार्डिनल सिन विच पीपल मेक। सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैंने 20 साल में एक चीज़ सीखा है, जितना ज़्यादा सेक्टर मार्केट्स डाउन जाए उतना आपको एग्रेसिवली जाना है। पहला गिरे तो कम जाओ। तो जब तक मार्केट 15% 20% तक नहीं टूटते हैं, मेरे को एक्साइटमेंट होती ही नहीं है। मुझे मेरी नींद जागती है जब 20% टूटने के बाद, यहाँ अब मजा आ रहा है, अब कुछ हुआ है, अब ध्यान देना चाहिए। पिछले पॉडकास्ट और अपने वाले पॉडकास्ट में आपको शायद याद होगा, अप्रैल में मार्केट 18% के आसपास नीचे गया था, मार्च अप्रैल में। तो
मेरा फिल्टर 20% था कि जब Okay. तक 20% नहीं होता मुझे कुछ भी लमसम नहीं डालना. लेट माई SIP डू द टाइमिंग. जी. मेरी SIP ऑटोमेटिकली कर ही रही कर ही रही है. तो 10% टूटा है, 15% टूटा है तो बाइंग की है मार्च अप्रैल में. और मेरा था कि अगर 20% टूटेगा देन आई विल गो इन द मार्केट विद लमसम. लमसम, या. राइट. अनफॉर्चुनेटली वो मौका नहीं आया. 18%, 18.5% से रिवर्सल हो गया था. जी. तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं. क्योंकि आपका SIP तो उसका एडवांटेज ले ही रही थी. और देखो 10% में अगर मैं बाय भी कर लेता फिर ऊपर चला गया तो इट्स नॉट अ बिग डील. मैंने मतलब थोड़े पैसे बनाए हैं. अगर आपको हाईएस्ट वेल्थ बनानी है ना, हाईएस्ट वेल्थ विल ओनली बी मेड व्हेन देयर इज हाईएस्ट वोलेटिलिटी इन द मार्केट्स. या, ट्रू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप हमेशा याद कीजिएगा जब जब मार्केट हाईएस्ट क्रैश हुआ है ना, उसी वक्त हाईएस्ट बाउंस बैक भी हुआ है. राइट. I think I'm not sure of the numbers of this, but I heard this somewhere that the best days in the market came during the worst years of the market also. वर्स्ट ईयर्स एंड वर्स्ट टाइम जब Yeah. गिरते हैं ना, अगर मार्केट 10-15% एक दिन में टूटता है तो उस वक्त पुल बैक भी वैसा ही फास्ट आता है. Absolutely. खाली ये नहीं बोल सकते कि मुझे अच्छे दिनों में ही जाना है और बुरे दिन में नहीं. ये पैकेज आता है. बेयर मार्केट्स एंड बुल मार्केट्स कम विद अ पैकेज. Right. आप खाली अच्छा नहीं ले सकते हो. सो बुरे मार्केट में तो मैं जब मार्केट वॉलेटाइल होता है ना, दैट इज हाउ आई बिकम वेरी एक्टिव. Yeah. एक चीज़ और है, अगर मार्केट्स वॉलेटाइल नहीं होगा ना, धीरे धीरे खाली ऊपर जाते रहेगा ना, तो आप बहुत स्लो वेल्थ बनाओगे. True. और मार्केट्स बहुत ऊपर जाता होंगे ना तो आपकी फास्ट वेल्थ बनेगी, क्योंकि आपको मौका मिलता है. Right. राइट. अगर ये 18% पे आके चला गया, अगर ये 25 होता तो मैंने काफ़ी पैसे डाल दिए होते अभी तक. और आज मेरे पास एक नई स्टोरी होती और अच्छी स्टोरी होती बताने के लिए. देखो मैंने 6 महीने में I कितने think वो पैसे 100 बनाए. करोड़ हो गया होता फिर maybe. मतलब 100 भी नहीं होता तो बहुत अच्छा बहुत बन होता. जाता. True. क्योंकि वो जो पैसे डालते उस पर इन लास्ट 6 months यू वुड हैव मेड गुड 20-30% Yeah. रिटर्न. Yeah. एंड दैट्स अमेजिंग. बट 99% इन्वेस्टर्स वो गलती कर जाते हैं. क्योंकि बिहेवियर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल. और हमारे आसपास आजकल नॉइज इतनी है थ्रू व्हाट एवर दिस पॉडकास्ट. Yeah. देखिए आज हम और आप एक पॉडकास्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बताने के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड इन्वेस्टिंग. बट आपका एक पॉडकास्ट के पीछे 10 ऐसे पॉडकास्ट आ रहे हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म की बातें बताई जा रही है कि अरे True. ये मार्केट क्रैश होने वाला है, कल की पोजीशनिंग आप ऐसे करो. हर दिन एक वीडियो बनता है आज के मार्केट को लेके. बिल्कुल. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इज सिग्नल, Yeah. बट देयर आर 10 पॉडकास्ट व्हिच आर डूइंग नॉइज. Yeah. एंड मोस्ट इन्वेस्टर्स नॉइज के अंदर घूम जाते क्योंकि हैं. वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में. बट ओके, सो exciting बहुत ही लगता है. सिंपल क्वेश्चन था, बट आई थिंक यू गिवन मी सच अ लॉन्ग आंसर. आई हैव सो मेनी फॉलो अप्स. जो आपने, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू मेंशन वाज कि बहुत पैसा इंडियन मार्केट से नहीं बना है बिकॉज द मार्केट्स हैव गॉन साइडवेज. Correct. अब इस टाइम पे जो इंटरमीडिएट इन्वेस्टर्स हैं जिनको 3-4 साल हो गए, दे विल बी लूजिंग पेशेंस कि यार अभी 2 साल पहले तो मैंने बड़े रिटर्न्स बनाए थे. एंड ऑल्सो न्यू इन्वेस्टर्स विल बी वेरी कन्फ्यूज कि अभी ही एंटर करे, वेट करे मार्केट के नीचे आने का. सो व्हाट डू यू थिंक ये जो दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स हैं उनको इस मार्केट को कैसे नेविगेट करना चाहिए? देखो वेटिंग गेम कभी हेल्प नहीं करता है. पीटर लिंच एक बात कहते हैं, फार मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट वेटिंग फॉर करेक्शन देन द करेक्शन इटसेल्फ. या, तो आप फेंस में रहोगे ना तो हमेशा फेंस पे खड़े ही रह जाओगे. ट्रू. आपको रिंग के अंदर उतरना पड़ेगा. रिंग पे उतरने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं आपको एक रामबाण की तरह बताता हूँ. मैं क्या करता हूँ, तो सपोज जैसे कोई भी जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो अभी 20% टूटा है. पहला बात तो मेरे रडार में आ गया, तो उसमें मैं एटलीस्ट एक SIP या एक STP स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि मैंने अगर पैसा डाला है थोड़ा तो हर मंथ पे जो बाइंग कर रहा हूँ, चाहे SIP STP से, उससे मेरी बाइंग हो रही है तो बाइंग प्राइसेस मुझे दिख रही है जी. तो आई कैन ट्रैक नाउ, मेरे रडार के अंदर आ गया. ओके. और अगर मैंने पैसा नहीं डाला होता तो शायद मैं इतना ध्यान नहीं रखता. तो अगर आ गया और मुझे वो फ्लैशिंग रेड दिखा रहा है, मेरा नुकसान बढ़ रहा है, जी. तो आई विल बिकम मोर एग्रेसिव. तो आई एम नॉट वेटिंग फॉर करेक्शन, आई एम पार्टिसिपेटिंग एंड आई एम डूइंग समथिंग. और आएगा तो आई विल गो मोर. Yeah. राइट. देयर इज नो परफेक्ट टाइम. या. इवन द बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स कांट प्रेडिक्ट की राइट टाइम क्या है. तो यू हैव टू कीप पार्टिसिपेटिंग एंड कीप इंक्रीजिंग योर बेट्स. सो आप वेट मत करें. जो 2-3 साल से आए हैं, जनरली मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स एक बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं, लास्ट 1 साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, वो वाला फिल्टर लगा के फिल्टर sort लगा के करके करते हैं. वो सबसे हाँ. खराब फिल्टर है. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लास्ट आपको क्या फिल्टर लगाना चाहिए, लास्ट 3 साल का परफॉर्मेंस एंड रिवर्स फिल्टर. ओह. जो सबसे खराब सेक्टर, ये खराब फंड किए हैं 3 and 5 years, नॉट इवन 1 year,
3 and 5 ईयर में कौन सा सबसे खराब फंड है, कौन से सब, अगर आप वो करेंगे ना, यू विल बी मच बेटर ऑफ देन पुटिंग नंबर 1 फंड इन द लास्ट 3 years, which is how the whole world does. I think यहाँ पे we have to appreciate the very cyclical nature of the market कि अगर किसी फंड ने बहुत गंदा परफॉर्म करा है, Yes. पॉसिबिलिटी है कि वो रिवर्स मारेगा अच्छे फंड मैनेजर का, अच्छे फंड मैनेजर अच्छे फंड मैनेजर का फंड खराब किया है, अगर खराब फंड मैनेजर का किया तो वो स्टॉक वाली बात हो गई, वो नीचे जाते जाएगा. अब आपने मेंशन करा था कि आपने चाइना में 8-10% ऑफ योर पोर्टफोलियो लाइज इन चाइना, करेक्ट, तो आपने वहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी स्पॉट करी थी दैट यू पुट योर मनी इन दोज मार्केट्स, करेक्ट. एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट एक्साइट यू नाउ फॉर 2026 इन चाइना? सो चाइना में आई बीन एन इन्वेस्टर, मैं 2014 से हूँ वहाँ पे. 2021 में जून में चाइना मार्केट ने टॉप किया था. उसके बाद से क्रैश किया, खासकर टेक सेगमेंट जो हैंगसेंग टेक इंडेक्स है. जी. तो 10,000 का इंडेक्स टॉप बनाया था जून 2021 में, और दिसंबर आते आते तक वो हो गया था 5500, 45% क्रैश एट द इंडेक्स लेवल. ओह नो. एंड माइंड यू, ये चाइना की बेस्ट 30 टेक कंपनीज है, अलीबाबा, बाइडू, जिनका हम नाम लेते हैं, इंडिया की लाइक जोमेटो, आप वो सब समझ लो, सारे टॉप नेम्स, हैवी नेम्स. बट बिकॉज वो गवर्नमेंट रूल आया था कि आप पैसा नहीं बना सकते हो, आप इतना तो सबने बोला कि चाइना ख़त्म है. तो आई सेड कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, ये सब सेंटीमेंट की बातें होती है. एग्जैक्टली. इंसान है ना, सेंटीमेंट में ना बहुत बहुत रेडिकल डिसीजंस लेते हैं. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. जब अच्छा समय होता है ना, तो हमें लगता है अच्छा समय हमेशा चलेगा. बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, MNCs वगैरह, तो अच्छे समय में क्या करती है आपको पता है? खुलकर खर्चा करेंगे. आपको जब ऑफ साइड लेके जाएंगे ना, तो सबको सिंगल रूम्स देंगे, एग्जॉटिक लोकेशंस पे लेके जाएंगे. जो टॉप लोग हैं वो ना बिजनेस क्लास में फ्लाई करेंगे, सबको अलग अलग गाड़ियाँ आएंगी. मतलब खर्चा का कोई लिमिट नहीं है. और वही जब खराब समय आता है ना, तो आपके ऑफिस में न्यूज़पेपर जो आ रहा है ना, वो भी बंद हो जाएंगे. कैंटीन में आपको नाश्ते में 4 सामान मिलते थे ना, एक सामान खाली बनाना मिलेगा. आई एम टॉकिंग मेटाफोरिकली, बट दिस इज व्हाट हैपेंस. इट इज ट्रू. वो 5 रुपए का न्यूज़पेपर भी बंद हो जाता है. क्यों? कॉस्ट कटिंग चल रही है. यही कहा जाता है. ट्रू. तो हम यार दोनों तरफ क्यों एक्सट्रीम जाएं? जब अच्छा समय है तो हमेशा सोचे कि खराब समय भी आ सकता है, रिजर्व्स बना के रखें. बिल्कुल. और खराब समय है तो ये सोचे कि अच्छा समय आ सकता है, तो हम बने रहें, आराम से करें. True. तो मार्केट्स में भी लोग एक्सट्रीम सोचते हैं. जब मार्केट्स एक्सट्रीम होते हैं ना, तो लोग लगता है अब ये खत्म है, चाइना खत्म है, कभी नहीं आ सकता. मैंने बोला कि दिस इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, पॉइज्ड टू बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट. खत्म तो नहीं हो सकती, राइट? और मैं हमेशा सुनता था, जो भी चाइना घूम के आता है ना, बोलता है एक बार चाइना चल के आओ, आप US, आप डेवलप्ड नेशंस क्या होते हैं आप उनको भूल जाओगे. एग्जैक्टली. यानी ग्राउंड लेवल पे हो रहा है कुछ. तो जब 100 का 55 हुआ, मैंने बोला ये ख़त्म तो नहीं हो सकता. और मैं एक सिंगल कंपनी में नहीं डाल रहा हूँ, मैं 30 कंपनीज का बास्केट में डाल रहा हूँ. ये 30 की 30 कंपनियाँ ख़त्म नहीं हो सकती. ट्रू. तो मैंने 5500 वाले इंडेक्स पे लिया, 10 रुपए की NAV पे वो फंड आया था, मैंने लिया. फिर वो NAV घट के 5.5 हो गई. और ये सब कब हो रहा था, कौन से 2021 दिसंबर में मैंने 10 रुपए पे खरीदा. एक साल के अंदर अंदर और वहाँ से नीचे आ गया, 45% टूट गया. और मैंने जो 10 रुपए की NAV पे खरीदा 55, तो मैंने 20 लाख लगाए थे. मैंने क्या कहा, नीचे आया तो और डबल टॉप, मैंने 40 लाख रुपए और डाले. और फिर वहाँ से एक साल तक फिर वहीं रहा, कुछ हुआ नहीं. फिर वहाँ से जो बाउंस बैक हुआ है ना, तो जो पैसे मैंने लोएस्ट लेवल पे डाले थे ना, उस पर मुझे हाईएस्ट रिटर्न आया है. ऑफ कोर्स. राइट. एंड लास्ट एक साल में चाइना हैज़ बीन अ ब्लॉकबस्टर. और मेरी काफ़ी बड़ी रकम की SIP भी जा रही है. इट्स स्टिल वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट्स है. तो मुझे लगता है अभी भी बहुत रनवे बाकी है. और जनरली मैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, मैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करता हूँ कि अरे आज डाला और कल निकाल लिया. वो ट्रेड करता ही नहीं हूँ मैं. एक तो बहुत पेशेंटली वेट करता हूँ. 4 साल अंडर परफॉर्मेंस है तो आप एंट्री लोगे जी. फिर 4 साल तक आउट परफॉर्मेंस आप घूमोगे पूरा. इट्स लाइक ए पेंडुलम. जब तक पेंडुलम पूरा लेफ्ट से राइट नहीं हो जाए ना, आई हैव टू कवर द फुल जर्नी. मुझे बीच पेंडुलम में ऐसा नहीं कि अरे मैंने डाल अभी बन गया ना पैसा, मैं निकल जाता हूँ. क्या पता कितना और बनेगा अभी. और जनरली चाहे वो बेयर मार्केट हो, बुल मार्केट हो, लंबा चलता है, राइट. सो माई थिंग इज आई वॉन्ट टू राइड इट. बीच में छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे, बट जिस दिन मुझे लग जाएगा ना कि अब सारी दुनिया आ रही है, सब चाइना की बात कर रहे हैं, इंडिया को कोई बोल ही नहीं रहा है, और वो सब है ना डेटा नंबर्स में पता चल जाता है.
न्यूज़ में, ऐसे बहुत पॉडकास्ट में हर लोग चाइना की बात करेंगे, जैसे आज AI की बात कर रहे हैं. जिस दिन ऐसा होगा, और प्लस द बेस्ट इंडिकेटर इज योर पोर्टफोलियो रिटर्न्स. आपका पोर्टफोलियो सब बता देता है कि आपका रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं. हाँ. तो भाई अब यहाँ से टाटा बाय बाय करने की टाइम अभी वो फेज नहीं है, इसलिए आई एम स्टिल बिल्डिंग. राइट. तो सो दिस इज हाउ आई पिक माई इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो सेक्टर्स हो, चाहे वो कंट्रीज हो. मतलब आज के डेट में 2026 आपने स्ट्रैटेजी पूछा, तो अनफॉर्चुनेटली भी इन ऑलमोस्ट ऑल एसेट क्लासेस हम कहीं पे भी बहुत स्क्रीमिंग बाई नहीं है, बहुत स्क्रीमिंग सस्ता नहीं है. इंडियन मार्केट्स आई फील बिलीव इज फेयरली वैल्यूड. बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है. तो जब मार्केट्स फेयरली वैल्यूड होते हैं ना, तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी 10-12% से ऊपर नहीं होना चाहिए अगले 2-4 साल. गोल्ड इन माई ओपिनियन इज ओवर वैल्यूड इन माई ओपिनियन. सिल्वर, बिटकॉइन अगेन, दिस थिंग. डायरेक्ट स्टॉक्स में मैं करता ही नहीं हूँ. एंड सेक्टर्स के हिसाब से भी मुझे जो थोड़े बहुत अंडर वैल्यूड लगते हैं, अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन टू एनी ऑफ आवर व्यूअर्स, इट्स जस्ट अ पर्सनल. IT मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है बिकॉज IT हैज़ करेक्टेड 20%. मैंने आपको बताया ना 20% जब तक वो नीचे नहीं करता नहीं है. अभी हो सकता है यहाँ से और 10% 20% टूट जाए, बट एटलीस्ट इट इज़ नाउ कमिंग टू माई रडार. बैंकिंग भी थोड़ा सा रीजनेबली वैल्यूड है, बट बाकी बहुत सारे सेक्टर्स इंडिया में भी ओवर वैल्यूड. राइट. आई थिंक मार्केट एज अ होल इज फेयरली वैल्यूड. कुछ बबल्स हैं दैट आर थोड़ा सा यू नो. और मैं क्या करता हूँ ना, जो जिन फंड मैनेजर्स को मैं समझता हूँ, मेरी फिलॉसफी मिलती है, मैं उनका पोर्टफोलियोज देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ कि नहीं. राइट. तो आई ट्राई टू वैलिडेट माई थीसिस उनके साथ, और एंड देन ओनली आई टेक डिसीजन. सो मैं हमेशा क्या करता हूँ शगुन, बहुत कम डिसीजंस लेता हूँ लाइफ में. मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक यू नो, एंड मैं बहुत सारे दोस्तों से भी बात करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि हाँ अभी ये सेंस बन रहा है 70-80%, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि अब है, देन आई गो. आई डोंट वेट कि 100% राइट होगा तभी जाऊँगा. 70-80% में आई मेड अप माई माइंड एंड देन आई गो टेस्ट द वाटर्स. और जब और नीचे जाता है देन यू गो मोर एग्रेसिव. या वन थिंग आई रियलाइज इज दैट आपने मेरे को ऑलरेडी बहुत सारे थीम्स, कंट्रीज, मार्केट्स के बारे में आइडिया दे दिया है, एंड यू रिपीटेडली सेड कि आपका इसमें भी SIP चल रहा है, उसमें भी चल रहा है. करेक्ट. So I want to know how many mutual funds do you even have in your portfolio? Yes. And also, जब अगर मैं आपका पॉडकास्ट मैं एक एज एन ऑडियंस देखूं, तो मेरे मन में क्वेश्चन आएगा, मुझे भी इतने सारे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? आपके और उनके कॉर्पस में बहुत डिफरेंस है. So then how many funds should a retail investor have in their portfolio? It's a brilliant question. I think it's very few people understand the importance and gravity of this question. मेरे में और रिटेल, एक नॉर्मल इन्वेस्टर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं 21 ईयर्स से मार्केट में हूँ. मुझे मैं मतलब यू नो इट्स लाइक दैट अभिमन्यु का चक्रव्यूह. मुझे चक्रव्यूह में घुसना आता है, निकलने का पता नहीं है. ओके, इन द सेंस इट्स वेरी इजी फॉर मी टू बाय समथिंग वेयर आई नो इट्स अंडर वैल्यूड. तो जनरली क्या हुआ है, ओवर द पीरियड आई केप्ट ऑन बाइंग, तो फंड्स बढ़ते गए. गुड पार्ट शगुन इज दैट आई मेड मनी इन ऑल द प्लेसेस ऑलमोस्ट, बिकॉज योर एंट्री पॉइंट वॉज लो. तो सब में CAGR बहुत अच्छा दिख रहा है, इसीलिए पोर्टफोलियो लेवल पे भी आज 18% CAGR है, और बहुत सारे फंड्स में तो मेरा 22-23-25 का CAGR दिख रहा है, जो सेक्टर कॉल्स टाइप के थे. और जो ट्रेडिशनली मैंने बहुत सारे फंड्स जो पहले से लिए हुए थे, लार्ज कैप, मिड कैप, उसमें 12-13-15 भी CAGR है, तो इसीलिए पोर्टफोलियो का 18 है. ऑफकोर्स मेरा पोर्टफोलियो में काफ़ी एक्सपोजर स्मॉल कैप, मिड कैप में ज़्यादा है. तो व्हेन आई फील कि स्मॉल कैप में बबल है, टुडे स्मॉल कैप्स आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू लार्ज कैप्स, बट दे आर नॉट इन द बबल जोन. और मुझे बार बार पोर्टफोलियो में चर्न नहीं करना है, बट इस चक्कर में क्या हो गया ना, फंड्स ज़्यादा हो गए हैं, राइट, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूँ एक बहुत अच्छा करेक्शन आए, बेयर मार्केट आए, 20-30% मार्केट डाउन हो, और मैं सारे फंड्स उस वक्त निकाल के, मतलब 2 या 3 फंड जो हाईएस्ट कन्विक्शन वाले हैं उसी में डाल दूँ. ओके, राइट. द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग दिस, उस वक्त अगर ऐसा करेक्शन आता है, तो आज टुडे आई एम सिटिंग ऑन लॉट ऑफ कैपिटल गेन्स. ओके, राइट. आज मैं अगर निकाल दिया तो बहुत टैक्स देना पड़ेगा, राइट. और टैक्स जो दे दिया गवर्नमेंट को एक बार, वो तो चला ही गया. तो मैं सोचता हूँ 20% मार्केट करेक्शन आएगा तो उतना तो लॉस गेन्स कम होगा. तो उस वक्त सही टाइम है जो हम जिसको बोलते हैं कचरा साफ करने का, जो हम बोलते हैं ना. इट्स नॉट कचरा, ऑफ कोर्स आई मेड लॉट ऑफ मनी, बट पोर्टफोलियो साफ करने का. बट ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे भी 18% बनाए हैं जी. क्योंकि आई अंडरस्टैंड दिस, बट ये रिटेल इन्वेस्टर जब
अपना करेगा ना तो वो एक चक्रव्यूह में घुसना जानता है लेकिन वो निकलना नहीं जानता, और उस चक्कर में क्या होता है उसका पूरा पोर्टफोलियो रिटर्न बहुत खराब हो जाता है, बिकॉज ही डजंट नो व्हेन टू एग्जिट, व्हेन टू एंट्री, और वो जनरली आप देखोगे वो गलत डिसीजन गलत टाइम पे लेते हैं. मार्केट हाइप और मार्केट तो सेंटिमेंट मोस्ट के आप जो बता रहे हो ना, influence मैंने सारे राइट डिसीजंस राइट टाइम पे लिए हैं. मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में रॉन्ग परफॉर्मिंग मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग टाइम पे डाले, तो वो सारे बेस्ट विनर्स को लेते आ रहे हैं. 6 महीने में फिर SIP बंद कर देते हैं. फिर पता चला अब ये नया फंड परफॉर्मिंग है तो इसमें स्विच कर दिया, फिर 6 महीने ये नहीं चला, ऐसा कर देता, लॉन्ग लिस्ट बना लिया, बट लॉन्ग लिस्ट ऑफ लूजर्स. और वो खिचड़ी बन चुकी है अब. और वो खिचड़ी बन चुकी है, अब उनको भी नहीं पता मैं इसमें से कैसे बाहर आऊँ. और फिर फाइनली जब ऐसा लगता है कि यार ये मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, तो उनको लगता है ये तो सब बेकार है, जुआ है या जो भी है, एंड देन दे इधर तो वो डर के मारे ऐप डिलीट कर देते हैं, देखते भी नहीं है, दे गो इनटू दैट शेल, मुझे नहीं देखना है, इतना खराब है. हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं जिनके फंड्स, जिनके स्टॉक, जिनके पोर्टफोलियो में 50 फंड 100 फंड्स होते हैं. 100 फंड्स आपने 50-100 स्टॉक्स का सुना होगा. हाँ, 50-100 फंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. अभी आप जिनके साथ आपने बताया एक फंड मैनेजर, उनके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं, वो फंड है, उनका सारा पैसा एक ही फंड में है, सारा, एंड इज अ मल्टी मिलियनर काइंड ऑफ थिंग. बट सारा पैसा आपका अगर एक फंड में भी है ना तो कोई खराब नहीं है, बिकॉज एक फंड में भी 25-30 स्टॉक्स हैं आपके, राइट, विच इटसेल्फ इज डाइवर्सिफाइड. आई थिंक आप एक फंड भी लो तो भी आप डाइवर्सिफाइड हो. अरे हो, आप एक सिंपल चीज सोचो ना, आज मैं जो इतनी SIP कर रहा हूँ, इतनी जो वेल्थ बनी है, पैसा कहाँ से आया है? मार्केट में मैंने कमाया है. कमा के कहाँ से कमाया? एक ही बिजनेस से तो कमाया है. सोर्स तो एक ही बिजनेस है जो मैं कर रहा हूँ. ट्रू. अच्छा, मेरा बिजनेस तो कुछ भी नहीं है. मैं जो 25 स्टॉक्स में डाल रहा हूँ एक पोर्टफोलियो में, हु आर दीज कंपनीज, व्हाट आर दीज कंपनीज? दे आर द बिगेस्ट कंपनीज इन द कंट्री. एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर? कितने सारे हैं? 25 हैं. मैंने कमाया एक जगह से है और मुझे 25 जगह के एक फंड में डालने में बहुत दिक्कत हो रही है. लग रहा है रिस्क है, इसलिए 4 फंड ले लेता हूँ. पता चला चारों में ओवरलैप बहुत है, डुप्लीकेशन हो रहा है, 80% 70% पोर्टफोलियो सेम है, बट आपके माइंड में लगता है कि नहीं अब मेरा डाइवर्सिफाइड है. दैट्स अ रॉन्ग वे. जब आपने एक जगह से कमाया है और एक फंड में भी आप डालते हो, अच्छे फंड मैनेजर रखे में डालते हो और 25 स्टॉक्स है, आपका 25 गुना सेफ हो चुका है पैसा, 25 टाइम्स कंपेयर टू योर बिजनेस, एंड योर बिजनेस इज नथिंग कंपेयर टू द बिजनेसेस दैट यू आर इन्वेस्टिंग. एग्जैक्टली. तो फिर रिस्क कहाँ है? बट ये छोटी सी बात 99% लोगों को नहीं समझ में आती है. ट्रू, वेरी ट्रू. Amazon ने हमें इतनी गंदी आदत दिखा दी है, और दिखाओ वाली लगा दी है कि हमें चाहिए और नया क्या है, नया क्या है. मैं ना जोकिंगली हमेशा कहता हूँ कि women only love shopping. That's wrong. Men love shopping too, but in financial assets. True. PMS में और नए PMS क्या हैं, AIFs क्या हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, अब तो इंडेक्स फंड्स क्या हैं, ETFs क्या हैं. मुझे हर चीज़ नया चाहिए और ज़्यादा चाहिए. इतना बड़ा उसको बना लेते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ हैं. अगर मैं 90% इन्वेस्टर से पूछूँ ना कि आपका लास्ट 1 साल का क्या रिटर्न है, 3 साल का क्या रिटर्न है, 99% लोगों को पता ही नहीं होगा. आप 95% लोगों को पूछो आपका नेटवर्थ क्या है, आपने 25 साल काम किया, आपका नेटवर्थ क्या है, पता नहीं है, क्योंकि इतना फैला के रखा है. एग्जैक्टली. 4 जगह रियल एस्टेट है, क्रिप्टो में है, इंश्योरेंस पॉलिसीज भर के लिए हुई है, FDs है, पता ही नहीं. तो जब तक आपको पता ही नहीं आप हो कौन, एग्जैक्टली, कहाँ हो, तो आपको कैसे पता आपको जाना कहाँ है. Exactly. I think that is why, we, as in this entire series of podcasts also, we also lay a lot of emphasis on net worth. इसीलिए जब तक आपको खुद ही नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ पर है, आपकी खुद की वर्थ क्या है, how are you going to work on that? Exactly. The idea is to first admit कि आपकी मिस्टेक है. आपके पास 50 फंड्स हैं. मैंने बताया ना, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास भी बहुत फंड्स हो गए हैं. मुझे मालूम है मुझे कम करना है. एटलीस्ट मुझे मालूम है. आई एम वेटिंग सम अपॉर्चुनिटी. बट इफ यू आर इन डिनाइल मोड कि नहीं मेरा सब ठीक है, क्या करना है, तो फिर कभी ठीक हो ही नहीं सकता. True. I think this was probably one of the most important segments of this entire conversation. Absolutely. You hit the nail कि लोग इतना बढ़ा लेते हैं. हम सबको लाइफ में एडिशन करना आता है, सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता है. True. एंड ये खाली इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं है, लाइफ में हर चीज़ की बात है. True. हम कपड़े भी खरीदते हैं तो एडिशन करना जानते हैं. इतनी चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं लाइफ में, उसको the real pleasure of life is subtraction in that sense. True, very true. Then only you can focus on what is important. Yeah. नहीं तो हम
डिस्ट्रैक्शन में रह जाएंगे. सो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट इवन आपने मेंशन करा कि आप चाहते हो कि आपके पोर्टफोलियो में 2 से 3 फंड्स ही हो. मेरा फाइनल ड्रीम हम्म लाइफ में अगर मैं कभी वो कर पाया वो है एक सिंगल फंड पोर्टफोलियो. उसमें भी इफ आई एम वांटिंग टू गो टू द हाईएस्ट लेवल is maybe a 4-5 stock portfolio. 5 That stock is portfolio. very interesting. But still, just think about it ना. Think about it. पैसा तो मैंने एक ही बिजनेस से कमाया है. चलो एक अलग बात है कि उस बिजनेस में मेरा खून पसीना लगा हुआ तो मेरा कंट्रोल है, मुझे मालूम है. But at least even then, if I'm putting in 5 different businesses, which is run by a very good fund manager whom I trust, and he has experience, he has track record. तो the amount of risk that I have taken, बहुत इंसान तो उल्टा ही खेलते हैं, सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा देते हैं वापस, which itself is very risky. तो मैं एटलीस्ट वहाँ से निकाल के 5 मेरे से 50 गुना 100 गुना बड़े बिजनेस में लगा रहा हूँ. और मैं आपको एक छोटा सा हैक बताऊँ, वो 5 बिजनेसेस में भी पैसे डालें, उसमें से 4 जीरो भी हो गए ना, और एक कंपनी 20 साल में 100 बैगर बन गई ना, तो मेरा पोर्टफोलियो का CAGR अलग ही लेवल पे चला जाएगा. ट्रू. आपको पता है. और ये बहुत ही अनोखा एग्जाम्पल है जो लोग समझ ही नहीं पाएंगे. मैं इनफैक्ट एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी 50 है जी. निफ्टी 50 में सारी बेस्ट 50 कंपनीज है. अमेरिका में भी 1965 में निफ्टी 50 करके एक होती थी. उस वक्त बेस्ट कंपनीज मालूम है कौन सी होती थी? सिटी बैंक, IBM, जेरोक्स, ऐसी कंपनी जो उस वक्त की एकदम मतलब सबसे बड़ी कंपनी, टॉप कंपनीज थी. ब्रांड्स थे, ब्रांड्स कोको कोला, HP वगैरह वगैरह. और एक छोटी सी कंपनी थी कॉल वॉलमार्ट. तो निफ्टी 50 में आपने 100 रुपये डाल दिए, हर कंपनी में 2-2 रुपया, 50 स्टॉक्स 2%. फास्ट फॉरवर्ड 60 ईयर्स, इमेजिन कीजिए आपकी 49 कंपनीज जीरो हो गई हैं. इमेजिन आपका 98 रुपीज जीरो हो गया, जो कि हो ही नहीं सकता है. कुछ तो वैल्यू है ही है, फिर कुछ भी तो होगा, है ना. जीरो तो नहीं हुआ है. सिर्फ एक कंपनी जो वॉलमार्ट थी, 2% आपने लिया था, खाली उसी को रखा है और उसको आपने कभी बेचा नहीं है. टुडे द पोर्टफोलियो CAGR is 14% for the last 60 years. Wow. All companies assuming became zero. Zero. One company in the portfolio is worth 14%, right? Yeah. इसीलिए, and by the way, Walmart is not run by the promoters. बाकी सब कंपनीज में क्या होता है, प्रोमोटर रन होता है. स्टीव जॉब्स थे, एंड वगैरह वगैरह. बट वॉलमार्ट इज रन बाय प्रोफेशनल्स. ओके. और जो फाउंडिंग फैमिली के 5 बच्चे हैं, उनको सबको शेयर्स मिले हैं. ऑल 5 ऑफ देम आर रिचेस्ट इन टॉप 10 and 15, तो उन्होंने 1 रुपया भी बेचा नहीं है. और उनकी सारी फॉर्च्यून उसी कंपनी में है, नॉट रन बाय देम बट रन बाय प्रोफेशनल्स. बट सारी वेल्थ वहीं से बनी है. तो जब आप सिंगल कंपनी से इतनी वेल्थ बना सकते हो, मैंने तो 5 बोला है आपको. अगर 5 स्टॉक पोर्टफोलियो भी है, अच्छा फंड मैनेजर है, इफ यू कैन राइड इट, इट विल बी वेरी वॉलेटाइल. ऑफ कोर्स. मुझे वॉलेटिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर मी रिस्क इज नॉट वॉलेटिलिटी. मुझे रिस्क है परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल से. अगर 5 की 5 कंपनी जीरो हो गई, मेरा पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा. बट 5 में से एक कंपनी ने भी मल्टी बैगर्स बना लिए, जो 100 बैगर बोलते हैं जी, तो माई पोर्टफोलियो लेवल विल बी वेरी डिफरेंट. बट ये स्ट्रैटेजी बहुत इवॉल्व लोगों के लिए होते हैं. इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा ऐसा वेल्थ बनाते हैं या कमाते हैं, दे मेक बाय कॉन्सेंट्रेशन. एग्जैक्टली. और कल ये बात मैंने ना, वो जो मेरे फंड मैनेजर आए थे उनके साथ भी मैंने की. बोलता है आप जब इतनी बड़ी SIP करो, पैसा कहाँ से आ रहा है? वेल्थ इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय सिंगल सोर्स. द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन द वर्ल्ड वाज ऑलवेज क्रिएटेड बाय सिंगल सोर्स, राइट? बट यू नीड टू हैव वेरी गुड कन्विक्शन. And luck also. A lot of luck is also required in that. This is not a recommended strategy for this, but कभी मेरा एक दिन मेरी इच्छा है कि कभी मैं उस लेवल पे पहुंचूं तो एक फंड, concentrated bet fund with good quality companies and somebody who can manage it well. But do you think that this strategy of yours, and I think आपने खुद ही mention करा कि ये सिर्फ evolved investors के लिए है, जिनके पास उतना risk management capacity है and उतना patience है. But for a retail investors, आपके हिसाब से अगर उनके पास 2 या 3 फंड्स हो, राइट, जो वो लॉन्ग टर्म होल्ड करे, नॉट इंक्लूडिंग टैक्टिकल कॉल्स, वो बिल्कुल अलग हैं, बट जो उनके 2-3 लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, कैन वी टॉक अबाउट किस कैटेगरी में ब्रॉडली स्पीकिंग हम उन फंड्स
में इन्वेस्ट कर सकते एंड हैं। आई एम अज्यूमिंग मैं ये आंसर कर रहा हूँ DIY के लिए हाँ, सपोज, of course. ठीक है ना, जिनके पास एक्सेस नहीं है राइट एडवाइस का, बहुत सिंपल काम करना है उनको। ओके। आप दो तरह के DIY इन्वेस्टर्स समझ लो, एक बहुत थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, तो सर मैं एक ही सिंपल एडवाइस दे रहा हूँ, सारा पैसा इक्विटी वाला लॉन्ग टर्म 5 years का पैसा कहीं दिमाग मत लगाओ, निफ्टी 50 में डाल दो। अगर आपको 10 से 12% लॉन्ग टर्म रिटर्न 12% के आसपास चाहिए, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो इंडिया की जो बेस्ट 50 कंपनीज है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ETF आता है, आप उसमें लाइफ लॉन्ग डालते जाओ, SIP करो, लमसम करो, जो करना है करो। ओके, उस एक फंड के अलावा दूसरा फंड आपके पोर्टफोलियो में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू बीट 98% इन्वेस्टर्स ऑन द प्लैनेट। ये इंडिया में 98% इन्वेस्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इंक्लूड्स लॉट ऑफ गुड इन्वेस्टर्स ऑल्सो, जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं। वो सेफ वाला पार्ट हो गया, उसमें वोलेटिलिटी कम है। आपको उसमें मिड कैप स्मॉल कैप नहीं आते हैं, जी, प्योर लार्ज कैप। लार्ज कैप एंड ओनली इक्विटी है वो। मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 5 साल, ठीक है। यू नो, बाकी तो मैंने डेट बताया ही था आपको, शॉर्ट टर्म में तो 2 साल जी, डेट में डालो, तो वो हम बात ही नहीं कर ठीक रहे। है। ओके, जिसको वेल्थ बनानी है, यंग व्यूअर है, 10-15 साल के लिए डालना है, रिटायरमेंट है, तो ये है। जो बोलते हैं सर ये ना इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब इसमें कोई किक नहीं है, मुझे थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप भी चाहिए, तो भी फिर वहाँ एक ही फंड लो, निफ्टी 500, ओके, जिसमें आपने पूरा बाजार खरीद लिया, इंडिया की बेस्ट 500 कंपनीज। एंड बाय द वे वो 50 कंपनीज में भी आप पैसा डालाना, इट इज़ द सेफेस्ट पोर्टफोलियो इन द वर्ल्ड, इन इंडिया एटलीस्ट, मतलब इन द सेंस 50 बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स। चलो आपको उसमें डर लगता है, थोड़ा मज़ा भी चाहिए, एग्रेसिव, तो 500 बेस्ट कंपनीज ले लो आप। बस वो एक फंड के अलावा आपको दूसरा फंड हाथ भी नहीं डालना। ओके, उसमें आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आ गया, और उसमें हिस्टोरिकली इट हैज़ गिवन बेटर रिटर्न देन निफ्टी ऑल्सो, ओके, बट इट विल बी मोर वॉलेटाइल। ओके, बट आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, 20 साल आपका टाइम फ्रेम है, भर भर के आप लमसम SIP जो करते रहने दो। SIP तो करते जाओ, जब मार्केट 15-20% ज़्यादा करेक्शन होता है तो लमसम और एग्रेसिवली डालो। इफ़ यू कीप डूइंग दैट, अगेन 99% लोगों को आप बीट कर जाओगे। ओके, सिंपल स्ट्रैटेजी, जितना पैसा डालना है डालो, जब निकालना है बस उसी स्ट्रैटेजी से निकालना है, जो भी गोल्स आपके हो जाते हैं। अंडरस्टूड। इससे सिंपल और क्या सोल्यूशन हो सकता है? थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। आई थिंक हमने मार्केट के बारे में बात करी ना करी, आई थिंक देयर इज सो मच अबाउट बिहेवियर एंड इन्वेस्टर इमोशन दैट आई लर्नड, and I'm sure this just makes all of us better investors, if not always profitable, but definitely better and consistent investors. Even if you have improved 5% from this podcast, it's a big achievement for both of us. Yeah, true, very true. So thank you so much for coming on the show, and I hope you had a good time with this Of course, conversation. I thoroughly enjoyed, because I think ये जो analogies है, anecdotes हैं, stories है, I think this is what connects हमारे investors अच्छा सीख पाते हैं, मेमोरी में ज़्यादा टाइम रिटेन रह पाता है, रादर देन डिस्कसिंग टेक्निकल टर्म्स। बट खाली हमें ये एपिसोड देख के खाली खुश नहीं हो जाना है कि है, थिंक करना है, गहरी सोच करना है कि अच्छा क्या बोला और इसका क्या मतलब है, और फिर उसको अप्लाई भी करना है। राइट, देन ओनली द साइकिल विल गेट कंप्लीट, अदरवाइज तो वो बोलते हैं ना, रीड ओनली मेमोरी है, कल गायब हो जाएगी वापस। बिल्कुल। तो फिर मतलब वो नहीं करना। हाँ, थैंक यू सो मच सर, एंड यू टू। आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया हो। आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द नेटवर्थ शो, सो टेक केयर अंटिल देन। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.